नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने टाइटल देखा होगा और जो हमारे थंबनेल पर ये कैसे है कि पवार साहब कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, राजनीति को मैंने बहुत गहराई से बहुत नजदीक से ऑब्जर्व किया है। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वो तो शायद कई सारे मीडिया चैनल्स के और ये रिपोर्टर्स के ध्यान में आए नहीं आए, क्योंकि आजकल के जो जर्नलिस्ट है उनका हिसाब ही अलग है। आजकल की जर्नलिज्म का तरीका भी अलग है और दिशा भी अलग है। हम आपको वो हकीकतें बताने जा रहे हैं जो कि इस युवा पीढ़ी को तो जानना जरूरी है ही है, लेकिन जिस तरह का हमने पूरा डेटा कलेक्शन किया है और हमारे उसमें खुद के भी अनुभव है, वो भी आपको बताएंगे और आप ही तय कीजिएगा कि ये क्या सही है और क्या गलत है। ये जो त्रिपुरा की कथाकथित हिंसा और उसके बाद महाराष्ट्र में जो अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में जो कुछ घटनाएं हुई पिछले कुछ दिनों में, यानी नवंबर 2021 के, आप आज जो है 16 नवंबर 2021 है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके पार्श्वभूमि पर महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक आज हुई। उसमें देवेंद्र फडणवीस जो वहां के विरोधी पक्ष नेता है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है वहां पर महाराष्ट्र में, उनसे जो अपेक्षित था वो तो उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि हमारी सरकार आएगी, ये छोड़ दीजिए, आ गई तो बोनस होगा, वरना हमें वहां की जो महानगर पालिकाओं, बड़ी बड़ी महानगर पालिकाओं के अभी चुनाव जो आ रहे हैं आने वाले साल में 4 से 6 महीनों के अंदर, हमें उसकी तैयारी करनी, हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, ये नवाब मलिक पर हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर हो, लेकिन ये खुद ही जाकर के शरद पवार से मिलते हैं। 2019 के नवंबर के अंत में जब ये सरकार बनी बिना मैंडेट के, क्योंकि मैंडेट तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को था वहां पर रूलिंग करने का, सत्ता में बैठने का, लेकिन शिवसेना, शरद पवार यानी एनसीपी और कांग्रेस ने एक साथ सत्ता बना दी। एनसीपी और कांग्रेस को तो विरोध में बैठने का, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का मैंडेट था। खैर, तभी से देवेंद्र फडणवीस चुप रहे, यही कहते रहे कि अब ये सरकार गिरेगी, अब ये सरकार गिरेगी, अब हमारी सरकार बनेगी। 2 साल चिल्ला चिल्ला कर अब वो चुप हो गए, अब वो बात कर रहे हैं रास्ते पे उतरने की। यानी उन्हें दिल्ली से जरूर कुछ ना कुछ जोरदार झटका बैठा है। खैर, ये जो पार्श्वभूमि है, इस पार्श्वभूमि पे हमें जरूरी लगा कि ये जो घटनाएं हैं इनके पीछे की हकीकत के ऊपर से पर्दा उठाना और हमारे सभी दर्शकों को, भारत की पूरी जनता को पूरी हकीकत और असलियत सामने लाना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये हकीकतें आपके सामने रख रहे हैं। इसमें हमारा भी जो अनुभव है, हम भी खुद दिल्ली गए थे, कई सिलसिलों में जाते रहते थे, उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे कि वो सब किस तरह से ये पूरे विषय से कनेक्टेड है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे सन 2006 से, क्योंकि क्रमवार यानी टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो आपको तुरंत और सही सही तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअली ये चक्रव्यूह क्या है और क्या चक्कर है इसके अंदर। 5 जुलाई 2006 को 2 पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी। थाना जिले में भिवंडी नाम का एक तालुका है मुंबई के नजदीक, महाराष्ट्र के अंदर। वहां पर दंगा छिड़ गया था, वहां पर एक जगह पर पुलिस स्टेशन बन रहा था, जिसके ऊपर इसी रजा एकेडमी ने क्लेम कर दिया था कि ये मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए जगह है। खैर, वो तो उनका सब क्लेम खोटा निकला। उन्होंने बहुत बड़ा दंगा कर दिया, पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम भी दंगे कर दिए थे और उसके अंदर 2 पुलिस वालों की, 2 पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई थी, जिनका नाम था RY जगता और BR गांगुर्डे। 5 जुलाई 2006 की बात बता रहे हैं, आप इंटरनेट पे भी ये पूरी हकीकत चेक कर सकते हैं। और जिस तरह से ये हुआ, इसमें रजा एकेडमी का पूरा पूरा हाथ था। उनका ये भी कहना था कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी यानी वक्फ के अंदर आती है, जो कि बात उनकी झूठ निकली। और ये शुरुआत का नतीजा आगे जाके क्या हुआ, 2007 में मुंबई के अंदर रेलवे ट्रेन के अंदर और रेलवे स्टेशन के ऊपर बम स्फोट हुए, बम ब्लास्ट किए गए बाकायदा। यानी एक घटना से शुरू हुई, उसमें आगे और बड़ी घटना हुई। अब देखिए आगे एक और तीसरी घटना हुई।
26/11/2008, क्योंकि 2006 में हमने आपको एक घटना बताई, 2007 की घटना बताई, और उससे बड़ी घटना क्या हुई, 2008 में आतंकवादी हमला हुआ बाकायदा मुंबई पर। ट्राइडेंट होटल हो और ताज होटल हो, सभी ने लाइव देखा होगा, और बाद में उसके ऊपर पिक्चर भी बनाई गई। उस समय के मुख्यमंत्री किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को वहां लेकर के गए थे, कैंडल मार्च निकला था, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें हुई थी। खैर, उसमें वो कसाब पकड़े गए थे जिन्हें हाल ही में फांसी दिलाई गई थी कुछ साल पहले। अब ये तीनों जो घटनाएं हुई, उस समय गृह मंत्री कौन थे महाराष्ट्र के, क्या आपको याद है? हम आपको नाम बताते हैं। उनका नाम, हमारी जो जानकारी है, 25 दिसंबर 2003 से 1 दिसंबर 2008 तक छगन भुजबल, कौन से पार्टी के? इसी एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। 1 दिसंबर को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और उसके बाद आपको किस्सा बताते हैं। इसके बाद 11 अगस्त 2012 मुंबई के आजाद मैदान, जहां पे वीरों की, वीर जवान ज्योति के साथ तो ये रजा एकेडमी के लोगों ने खिलवाड़ किया ही किया, साथ में पुलिस वालों पर हमले किए, साथ में जो पुलिस महिलाएं वहां पर ड्यूटी पर थी, कर्मचारी महिला पुलिस कर्मियों के साथ ज्यादतियां की उन्होंने, बहुत ही गंदे तरीके। ये सब जानकारी मीडिया में आ चुकी है। उस समय गृह मंत्री कौन थे महाराष्ट्र के? तो आपको नाम बता दे, जयंत पाटिल, जो अभी इसी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये एनसीपी पे थे, तभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में ही थे। शरद पवार साहब ने ही उनका नाम दिया था गृह मंत्री के लिए, छगन भुजबल का भी नाम उन्होंने दिया था। हम आपको जो जानकारी हम बता रहे हैं वो पूरी सुन करके आप खुद बताइए, क्या ये कोइंसिडेंस होने की संभावना है? जहां तक हम आपको बात बताएंगे, वीडियो के खत्म होने पर, हमारे आज के एपिसोड खत्म होने पर, आप जरूर बताइएगा ये बात। देखिए, उसके बाद हम आते हैं नवंबर 2019, और ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी हम आपको पूरा बताएंगे। 2019 में जैसे ये नवंबर के अंत में सरकार बनी, महाविकास आघाड़ी, उस समय अनिल देशमुख नाम के एनसीपी के एक लीडर को वहां पर गृह मंत्री बनाया गया, जिसके ऊपर बाद में वसूली के आरोप किए गए, वहीं के मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने किए। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप हुए, वो फरार चल रहे थे। आज की तारीख में वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, और वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो ईडी की कस्टडी पूरी होने के बाद। इसके बाद ये तो नवंबर 2019 की बात बताई, 2019 से लेके अब तक की घटनाएं अनिल देशमुख के बारे में बताई। लेकिन नवंबर 2019 में जो सरकार बनी, उसके बाद दिसंबर 2019 में कुछ लोग शरद पवार साहब से मिलने गए थे। कौन गए थे? आप नाम सुनिएगा। वो जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग तो कुछ और मसला बता करके हुई थी, वह क्या बातें हुई नहीं हुई वो एक अलग मसला है। दो लोगों के नाम उसके बारे में मीडिया में आ चुके थे, उस समय डिक्लेयर हुए थे, हसरत मियां, और दूसरे थे अल्लाज मोहम्मद सईद नूरी। अब ये जो अल्लाज मोहम्मद सईद नूरी है, ये कौन है? ये वही हैं रजा एकेडमी वाले, रजा एकेडमी के अध्यक्ष। ये कब बने अध्यक्ष? तो आपको बता दें कि ये रजा एकेडमी की शुरुआत की गई 1978 में, 1978, और उसी समय 18 जुलाई से लेके 17 फरवरी तक, 18 जुलाई 1978 से 17 फरवरी 1980 तक शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद शरद पवार कब मुख्यमंत्री बने? तो 26 जून 1988, 1988 से 3 मार्च 1990 तक। उसके बाद 4 मार्च 1990 से लेके जून 1991 तक। उसके बाद वो दिल्ली चले गए, केंद्र में रक्षा मंत्री बने। फिर उसके बाद वो वापस से 6 मार्च 1993 को मुख्यमंत्री बनाए गए महाराष्ट्र के। 14 मार्च 1995 तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। और ये जिनका हम आपको नाम बता रहे हैं, ये जो नूरी, ये नूरी वहां पर कुछ लगभग 1980 के दशक में या 88 के आसपास ये अध्यक्ष बने इसी रजा एकेडमी के। अब देखिए,
सवाल इसके अंदर ये आता है कि 78 में इन्होंने चालू की, 88 के आसपास ये वहां पर अध्यक्ष बने उसी रजा एकेडमी के, और वो अब तक अध्यक्ष हैं, नूरी साहब। खैर, इसके बाद जो घटनाएं होती है, यानी दिसंबर 2019 की बाद की बात बता रहे हैं आपको। नवंबर 2021 में ये जो दंगे किए जाते हैं त्रिपुरा का, ये कहकर कि त्रिपुरा में मस्जिद को आग लगाई गई या उसके ऊपर पत्थरबाजी की गई, इस तरह की कोई घटना त्रिपुरा में भी नहीं थी। और 3 शहरों में 3 जिलों में एक साथ ही घटनाएं होती हैं, यानी ये वेल प्लान्ड है। उसका आरोप मढ़ दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के सर पर। अब ये यहां नोट करना जरूरी है कि अगर आपको याद होगा कि 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें 2 आईपीएस ऑफिसर डीसीपी मारे गए थे, जिसमें कसाब पकड़ा गया और उसे फांसी हुई। कौन थे वो 2 अधिकारी? तो डीसीपी अशोक कामटे और डीसीपी हेमंत करकरे। और ये वही लोग थे जिन्होंने हिंदू टेरर, सैफरन टेरर का नाम डाला था। क्यों डाला था? क्या इन्हें ऊपर से प्रेशराइज किया गया था और बाद में ये केस में साथ नहीं देंगे, सच्चाई कोर्ट के सामने आ जाएगी और फिर इनके नेताओं का नाम ले लेंगे? क्या इसके लिए इन्हें एलिमिनेट कराया गया 2008 में? क्या इस तरह के लिए, इस सब के लिए पार्श्वभूमि बनाई जा रही थी? वैसे कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुकी हैं, सांसद हैं। तो इस तरह का ये राजनीति का खेल होता रहता है, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और जो हमने आपको शुरुआत में बात बताई थी। देखिए, एक और इसके अंदर राजनीति हुई है। अब ये सब क्यों किया गया? कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए या नहीं, ये तय करने के लिए आपको आगे की जानकारी बहुत जरूरी है। देखिए, 1991 में, यानी 1991 में, जब राजीव गांधी साहब के ऊपर, जो देश के प्रधानमंत्री थे, रह चुके थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर जो हमला किया गया श्री पेरुम्बदूर में, बम ब्लास्ट में उन्हें एलिमिनेट किया गया, उड़ा दिया गया था बहुत ही गलत तरीके से। उसकी हम आज भी निंदा करते हैं। उनके इस सडन डिमाइस के बाद नरसिम्हा राव, जो कि बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर थे, वो दिल्ली में थे उस समय। शरद पवार उस समय महाराष्ट्र में थे। अपेक्षा रखना, उम्मीदें रखना कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, कांग्रेस का अध्यक्ष बनूं, ये कोई गैर नहीं, गलत बात नहीं है। शरद पवार को उम्मीदें रही होगी, लेकिन जब तक कि वो दिल्ली पहुंचे, तब तक एड इंटरिम कांग्रेस का अध्यक्ष नरसिम्हा राव को बनाया गया। और उसमें पूरा बहुमत तो नहीं आया, लेकिन जनता पार्टी थी उस समय सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में, लीडरशिप में, उन्होंने सपोर्ट दिया और ये नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। शरद पवार को रक्षा मंत्री करके ले लिया गया। और उस समय एक अजीब ही घटना हुई थी, जब ये 1992 में रक्षा मंत्री होने के समय ये रशिया के दौरे पर थे। वहां से ये कुछ 26 या 27 जुलाई को रशिया से वापस भारत पहुंचने वाले थे, नई दिल्ली। उसके पहले यहां पर राम मंदिर की कार सेवा शुरू हो चुकी थी और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वार्निंग दे दी थी सरकार को कि अगर ये कार सेवा बंद नहीं कराई गई तो हम इस सरकार को, जो हमने समर्थन दिया है अपने सांसदों का, वो हम वापस ले लेंगे। यानी सरकार मुंह बल गिरने वाली थी। उस दौरान क्या चमत्कार हुआ नहीं हुआ, ये नरसिम्हा राव जानते हैं। और हमें उसका अंदाजा है कि किस तरह से वो कार सेवा बंद कराने की जो तरीका, जो उसके अंदर ट्रिक लगाई गई, कि वो ऐसा दिखा दिया गया कि विश्व हिंदू परिषद और सरकार के बीच में बातचीत हो गई है और 4 महीने का समय ले लिया गया है और कार सेवा रोक दी गई है। उसके बाद शरद पवार यहां पहुंच गए। अगर ये शायद नहीं होता तो हमें जो सूत्रों से तब भी जानकारी मिल रही थी कि यहां पहुंचते ये सरकार गिरती और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी अपना नया उम्मीदवार करके शरद पवार को प्रधानमंत्री के सीट पर बिठा देती। लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं। इसके बाद हमें जो सूत्रों से उस समय जानकारियां मिली थी, उसके आधार पर, हालांकि लगभग पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा, तथाकथित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था। कल्याण सिंह ने वहां पर अपना त्याग पत्र दे दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे। पूरे भारत में जो हालात थे वो कहीं यहां से, यानी आप समझिए कि महाराष्ट्र से कर्नाटक या गुजरात जाना तो बहुत ही दूर की बात, दिल्ली जाना तो नामुमकिन था। उस समय हम महाराष्ट्र से दिल्ली गए थे, नई दिल्ली।
18 फरवरी के आसपास और 22 फरवरी के आसपास हमने शरद पवार साहब से मुलाकात की थी। उनके साथ चर्चा करते हुए, चाय पीते हुए चर्चा हो रही थी और हमने उनसे उनके कान में एक बात डाली थी। उस समय हमने उनसे कहा था कि हमें ऐसे सूत्रों से जो खबर मिल रही है और हमारा जो अंदाजा है, आपको यानी पार्टी को और कोई रास्ता नहीं है, आप ही को महाराष्ट्र जाना पड़ेगा और मुख्यमंत्री की बागडोर संभालनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री पद की, क्योंकि सुधाकर राव नाइक उस समय वहां मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के और वो नरसिम्हा राव के आदमी थे। ये सभी को मालूम था, उनके खास थे, बहुत अच्छे संबंध थे। ये उन्होंने कहा कि आप उस विषय में कोई चिंता नहीं कीजिए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद तो हम लगभग 24 फरवरी के आसपास हम दिल्ली से निकल गए, उस समय महाराष्ट्र पहुंच गए। लेकिन 6 मार्च को इनकी शपथ विधि हुई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद के लिए और उस पद पर शपथ विधि होने के बाद 7 मार्च को हम मंत्रालय गए थे इनसे मिलने। इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इनके जो वो टाइप के पीएस या पीए थे दुवाली, इन्होंने कहा कि मैं साहब से बात करके आता हूं और उसके बाद ये जानकारी उन्होंने कहा कि आप हमें ही जानकारी दे दीजिए, हम उन्हें बता देते हैं, वो बिजी है। इन्होंने उनसे पर्सनली जाके मुलाकात की और फिर कहा कि इस तरह का कुछ नहीं होगा। हमने ये अंदाजा दिया था उनको कि शायद महाराष्ट्र में ऐसा कुछ कराया जाए जिससे कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव हार जाए, धब्बा लग जाए और वो पूरा आप ही के ऊपर डाल दिया जाए। तो इसका जवाब वही दुवाली साहब ने लाया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद 8 मार्च को हमने वहां उनके फोन करके वापस एक रिमाइंडर दिया था। उस पर भी यही दुवाली ने हमारे से बात की थी और 1 घंटे बाद फोन करने कहा था। उसके बाद हमने 2 घंटे बाद फोन किए। फोन करने के बाद हमें यह बताया गया कि आपको इस तरह का कोई कुछ होने की संभावना नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और कोई भी हादसा नहीं होने जा रहा है। उसके बाद 12 मार्च 1993 को सीरीज ऑफ बॉम्ब हुए 12। उसके बाद शरद पवार साहब का एक स्टेटमेंट आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और मीडिया पर भी मिल जाएगा, इंटरनेट पर, कि उन्होंने ये कहा था कि 12 नहीं 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, एक मस्जिद में कहीं पर हुआ है। अब ये बयान उन्होंने क्यों दिया? उनका कहना यह था कुछ मीडिया चैनल्स को कि कहीं फिर से हिंदू मुस्लिम हिंसा न भड़क जाए, इसके लिए हमने वो बयान दिया। खैर, वो तो वो जाने और उनका जो कर्तव्य था वो जाने। ये सब दोस्तों होने के बाद में आपको एक बात बताते हैं कि उस समय तक, यानी जब तक ये दिल्ली में थे 6 मार्च या 5 मार्च 1993 रक्षा मंत्री के पद पर, तब तक इन्हें यह उम्मीद थी कि सोनिया जी वहां पर राजनीति में नहीं आना चाहती थी। लेकिन 1998 में 1998 में कुछ सितंबर के महीने के आसपास सोनिया गांधी जी ने यह अनाउंस कर दिया कि अब मैं राजनीति में आने वाली हूं। आने वाले 1999 के जो चुनाव है उसमें मैं प्रचार करूंगी। उन्होंने राजनीति, सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया, उतरे वो। तो शरद पवार साहब ने उस समय पीए संगमा थे और तीसरे एक ये थे, उनका क्या नाम है, पीए संगमा थे और एक उनके नेता थे, इन्होंने तारिक अनवर, ये तीनों ने मिलकर ये कहा। उसके पहले सीताराम केसरी अध्यक्ष हो चुके थे और सीताराम केसरी से सोनिया गांधी जी ने टेक ओवर किया। लेकिन ये तीनों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमें कोई भारतीय नागरिक लगेगा, हमें इटालियन ओरिजिन की सोनिया गांधी नहीं चलेगी। इस पर इन्हें कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड किया और इसके तुरंत बाद लगभग ये जून 1999 की बात है, 1999 की, कि इन्होंने और पीए संगमा ने मिलकर के एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। और 1999 में जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस के साथ ये इन्होंने गठबंधन कर दिया चुनाव के बाद और इन्होंने वहां पर सरकार बनाई। कहने का मतलब ये है कि ये जहां कहा जाता है कि ये कांग्रेस को समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए, लेकिन उसके बाद आज तक जो गतिविधियां हुई है उसमें नुकसान सिर्फ कांग्रेस को ही हुआ है। 2004 तक उनकी सरकार चली महाराष्ट्र में, 2004 तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। उसके बाद
2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक के हमने आपको घटनाएं बताई। इसमें अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस की सीटें महाराष्ट्र में, वो चाहे लोकसभा के लिए हो, चाहे वहां की विधानसभा के लिए हो, वो घट गई। आप अगर वहां की नगर पालिका, महानगर पालिका का अगर आंकड़ेवारी निकालेंगे तो वहां पर कांग्रेस की सीटें जो है वो घट गई। उसका लाभ किसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मामूली अस्तित्व था। सबसे ज्यादा सीटें वहां पर असेंबली की शिवसेना को आती थी जब ये लोग गठबंधन करके लड़ते थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आ रही है। आज शिवसेना इनके साथ गठबंधन में बैठी है। जब कांग्रेस को ये लोग अगर खत्म करने की परिस्थिति में है या उस दिशा में है, तो शिवसेना के लिए नुकसान करना तो इनके लिए बहुत ही आसान बात है। और ये जो चल रही है राजनीति, इससे 101 नहीं 1,01,000 शिवसेना का भी नुकसान होना है, कांग्रेस का तो होना ही होना है। उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव आ रहे हैं, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, मणिपुर में, गोवा में चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड में, और साल के अंत में यानी नवंबर और दिसंबर में गुजरात और एक और हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी आपको देखने मिलेगा कि कांग्रेस का किस तरह से हार हो रही है या फिर उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस तरह की राजनीति ये की जा रही है। लेकिन दिखता ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वो रजा एकेडमी के साथ खड़ी है और हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। तो ये है राजनीति का असली चेहरा, हमने आपको दिखा दिया आज। आप तय कीजिए कि हमने जो आपको जानकारी दी वो आप इंटरनेट पर वेरीफाई कीजिए, कितनी सही है कितनी गलत है ये भी आप चेक कीजिए। आपको पूरी जानकारी सही लगने के बाद में आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, भारत के हर नागरिक को ये जानकारी मिलनी चाहिए। उनका अधिकार है कि उनके चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या नगर सेवक हो, जो भी हो, नगर सेवक, विधायक या सांसद, ये किस तरह से खेल खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, ये उनका अधिकार है। क्योंकि ये लोग मतदान करके और उन्हें इलेक्ट करके, चुन करके भेजते हैं। हमने चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि की असलियत अगर हमें नहीं मालूम होगी तो लोकतंत्र का, जनतंत्र का, डेमोक्रेसी का पारदर्शिता कहाँ रहेगी, ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगी। यही ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और सही जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए हमने खास ये वीडियो बनाया। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस, यानी हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप इस वीडियो को देख करके सही जानकारी प्राप्त कर सके, इसीलिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।